मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, ईद कुर्बान का पहला दिन है। मुल्क भर में हमारे मुसलमान भाई ईद कुर्बान को बड़े मजहबी जोश व जज्बे के साथ मना रहे हैं। तो चूँकि खुशियों भरा त्यौहार है, लोग जानवरों की कुर्बानियाँ दे रहे हैं। कोई बकरे की कुर्बानी कर रहा है, कोई बछड़े को ज़िबा कर रहा है, कोई ऊँट की कुर्बानी कर रहा है, कोई दुम्बे की कुर्बानी कर रहा है। तो आज इस खुशी के मौके पे जो ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, जिसमें आर्मी चीफ़ का बड़ा फ़ैसला भी है, जिसमें ईद कुर्बान के पहले दिन माइनस इमरान ख़ान की बाज़गश्त भी है, और ईद कुर्बान पे सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस का कट भी है, अकट भी है, कुछ और ख़बरें भी हैं। तो ये तमाम ख़बरों की जो डिटेल्स हैं आज बड़े हल्के फुल्के अंदाज में, क्योंकि खुशी का दिन है, आपकी खिदमत में इन ख़बरों की डिटेल पेश करने जा रहे हैं। तो पहली ख़बर नाज़रीन, क्योंकि ईद कुर्बान की हम बात कर रहे हैं, तो एक मरतबा मैं फिर कहूँगा कि आप तमाम देखने वालों को ईद कुर्बान का पहला दिन बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन तुर्की में क्या हुआ है? तुर्की में ईद कुर्बान पे हमारे 14,000 भाई ज़ख्मी हो गए हैं। टर्किश नेशनल अपने ही मुल्क में ईद कुर्बान पर तादाद 14,000 है, लेकिन ज़ख्मी हो गए। अब आप सवाल पूछेंगे, आपके जहन में सवाल आएगा कि ये 14,000 हमारे मुसलमान भाई तुर्की में क्यों ज़ख्मी हो गए? वहाँ पे कोई भगदड़ मची है? क्या हुआ है कि 14,000 कोई छोटा नंबर नहीं है। तो नाज़रीन, अनाड़ी कसाब से जब जानवर ज़िबा कराएंगे तो फिर यही होगा। या फिर अगर आपको जानवर ज़िबा करना नहीं आता, जानवर की तकबीर पढ़ना, जानवर को उसकी खाल उतारना, उसका गोश्त बनाना अगर आपको नहीं आता, तो फिर आप ख़ुद को भी ज़ख्मी करेंगे। तो ये इस तरह के हादसात में तुर्की में 14,000 उनके शहरी ज़ख्मी हुए हैं, जिस पर तुर्की की हुकूमत ने ऐलान किया है कि कुर्बानी के जानवर ज़िबा करने के लिए माहिर कसाब की खिदमत हासिल करें। और ये नाज़रीन मेरी सोच भी है, मेरा नज़रिया भी है कि जहाँ आप, आजकल की बात करता हूँ, कि आप लाख रुपए का, 1.5 लाख रुपए का बकरा लेते हैं, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए का बछड़ा लेते हैं, इससे महंगे जानवर लेते हैं, तो अगर 20, 25, 30 हज़ार या 50,000 आपसे कसाई ले लेगा जानवर के हिसाब से, तो आपको जो आपकी जो भी कुर्बानी है, आपका जो भी जानवर है, उसका गोश्त बड़े अच्छे तरीके से आपको बना के देगा। आपकी कुर्बानी बड़े अच्छे तरीके से होगी। हाँ, बेशक आप ज़िबा करना है, आप ये ज़िबा करने वाला काम अपने हाथ से करें। छुरी, तेज़ धार जो आला है, वो अपने कुर्बानी के जानवर की गर्दन के ऊपर आप उसको चला के उसको ज़िबा करें। लेकिन अगर आप गोश्त बनाना आपको नहीं आता, आपके साथ आपके साथियों को नहीं आता, तो जहाँ आप लाखों रुपए लगा रहे हैं, तो चंद हज़ार रुपयों की बचत के लिए अपने कुर्बानी के जानवर को ख़राब ना करें, उसका गोश्त ख़राब ना करें, और अपने आप को ज़ख्मी भी ना करें। तो ये हमारी पहली ख़बर हो गई। अब सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस का ईद कुर्बान के पहले रोज़ अकट या कट, ये क्या ख़बर है? तो ख़बर नाज़रीन ये है कि खुशी का दिन तो था ही आज ईद कुर्बान का, लेकिन जस्टिस मंसूर इरशाद साहब की जो खुशी है वो आज दोबाला हो गई है। एक ईद का दिन, फिर कुर्बानी का दिन, सुन्नत इब्राहिमी अदा करना, और फिर दोपहर 3 बजे मंसूर इरशाद साहब ने कायम मकाम चीफ जस्टिस का हल्फ भी उठा लिया। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री लाहौर में ये तकरीब होती है, जिसमें जस्टिस आयशा मलिक साहबा उनसे हल्फ लेती हैं। लेकिन इसके अलावा इस तकरीब में 3 और जजेस भी मौजूद होते हैं, जिसमें जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस शाहिद बिलाल और जस्टिस अली बाकिर नजफी। यानी इन 5 जजेस ने ईद कुर्बान का पहला दिन जो है, आप कह लें कि अच्छा खासा वक्त जो है वो एक साथ गुजारा है। एक दूसरे को मुबारकबाद भी पेश की है। एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करने के साथ मंसूर शाह साहब को भी मुबारकबाद पेश की, जिस पे शाह साहब ने उनका शुक्रिया भी अदा किया। बाकी ये जो तकरीब हुई है सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री लाहौर में, वहाँ पर एडवोकेट जनरल पंजाब अमजद परवेज़ साहब भी थे, सुप्रीम कोर्ट का मुख्तसर सा स्टाफ भी था, और कुछ लॉयर्स भी थे। तो 10 जून तक मंसूर इरशाद साहब
कायम मकाम चीफ जस्टिस के अहदे पे अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम देंगे। तीसरी खबर नाज़िम मोदी सरकार के हवाले से है। मोदी साहब को तो झटका लगा है, एक और नाकामी का ऑपरेशन संदूर की वजह से एक और मुश्किल का मोदी सरकार साहब को सामना करना पड़ा है। लेकिन पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है, पाकिस्तान के लिए खुशी की खबर है। क्या खबर है नाजरीन? कि ऑपरेशन संदूर जो कि बाद में साबित हुआ पाकिस्तान फ़ौज के जवाब के बाद ऑपरेशन तंदूर, नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी बन गए। ये इंडिया में मोदी साहब को खुद खिताब दिया जा रहा है उनकी अपोजिशन की तरफ से कि ट्रंप ने कहा नरेंद्र कर दो सरेंडर, और मोदी ने सरेंडर कर दिया और पूछा तक भी नहीं। बल्कि राहुल गांधी ने तो जो नया स्टेटमेंट दिया उसमें यह कहा कि 12 मरतबा डोनाल्ड ट्रंप स्टेटमेंट दे चुके हैं कि मोदी से हमने सरेंडर कराया, लेकिन मजाल है कि नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट पर एक भी जवाब दिया हो, और जवाब इसलिए नहीं दिया कि कहीं अमेरिका बहादुर नाराज़ ना हो जाए। तो अब नई मुश्किल जो ऑपरेशन संदूर की नाकामी के बाद मोदी सरकार को झेलना पड़ रही है, फेस करना पड़ रही है, वो मुश्किल नाज़रीन ये है कि इंडिया ब्रिक्स ममालिक का हिस्सा है। ब्रिक्स की जो तंजीम है, ब्रिक्स की तंजीम ने इंडिया को इस ऑर्गेनाइजेशन, इस प्लेटफॉर्म से निकालने पर गौर शुरू कर दिया है, और इस मामले पे चीन और रशिया का भी इत्तफाक है। और तजवीज़ ये आई है कि इंडिया की जगह पे इंडोनेशिया को इस तंजीम में शामिल किया जाए, और इंडिया को निकालने का जो एक कॉज नज़र आ रहा है, जो वजह नज़र आ रही है, वो ये है कि इंडिया इस तंजीम के जो तरक्की के अहदाफ हैं उन टारगेट्स में मोदी सरकार इंडिया रुकावट बन रहा है। तो जनूबी एशिया में ऑलरेडी मोदी सरकार का इंडिया का जो असर रसूख है वो कम हुआ है। अगर ब्रिक्स से भी निकाल दिया जाता है इंडिया को, तो फिर रही सही जो कसर है, जो असर रसूख है इंडिया का, वो भी तमाम हो जाएगा। यूक्रेन ने रशिया का लड़ाका त्यारा मार गिराया है, और रशिया का जो लड़ाका त्यारा मार गिराया है जिसकी मालियत $25 मिलियन की बताई जाती है, S-35, इसको गिराने के लिए यूक्रेन ने अपने F-16 फाइटर जेट का इस्तेमाल किया है, और ये एक माह में यूक्रेन की तरफ से रूस का गिराया गया तीसरा फाइटर जेट है। जो अटैक किया गया था यूक्रेन की तरफ से रशिया में बेसिस पे, बॉम्बर फ्लीट्स पे, वो अलग से था, लेकिन ये रवायती जंग के दौरान 3 फाइटर जेट पिछले एक माह में, जबकि आखिरी जो जहाज़ है वो चंद घंटों पहले यूक्रेन ने रूस का गिराया है। और सिर्फ ये नहीं, यूक्रेन की जानिब से जो डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल किया गया है, उस डिफेंस सिस्टम ने रूस के जो मिसाइल्स हैं KH-101 और कैलिबर, उनको भी इंटरसेप्ट किया है, और हवा में ही उनको मार गिराया है, उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। बाकी जर्मनी ने ये फैसला ज़रूर किया है कि रशिया की तरफ से जो थ्रेट है, इस थ्रेट के बाद जर्मनी ने अपनी फ़ौज की तादाद में 60,000 नए, यानी 60,000 नए फ़ौजी भर्ती करने का फ़ैसला किया है जर्मन की तरफ से, रूस को थ्रेट के तौर पे कंसीडर करते हुए। अब नाज़रीन आ जाते हैं आर्मी चीफ ने क्या ऐलान किया है, और छुट्टी के दिन टलियां खड़क जाना और माइनस इमरान खान की बाज़ गश्त। तो आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने ईद कुर्बान का पहला दिन जो है वो LOC पे गुजारा, अगले मोर्चों पे गुजारा, फ़ौजियों के साथ ईद की नमाज अदा की। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम की खुशहाली के लिए, शोहदा के लिए, सिविलियन शोहदा के लिए, पाकिस्तान की खातिर, धरती की खातिर जानों का नजराना पेश करने वालों के लिए दुआ भी कराई गई। और जो इंडिया को जवाब दिया गया, जो पाकिस्तान के जवानों का, शहीदों का जो खून था उसका जो बदला लिया गया, उस पर आर्मी चीफ ने पाक फ़ौज के जवानों को, उनकी जुर्रत को, उनके हौसले को, उनकी बहादुरी को
उनकी जुर्रत को सलाम भी पेश किया, उनके हौसले और जज्बे और बहादुरी को सराहा भी गया, सलाम भी पेश किया गया। लेकिन इस मौके पे आर्मी चीफ ने यह ज़रूर कहा कि अब भी अगर कोई जारियत होती है, अब जारियत किस तरफ से होनी है, इंडिया की तरफ से नंगी धमकियां आज भी दी जा रही हैं, तो आर्मी चीफ ने कहा बेफिक्र रहो, पाकिस्तान की आवाम से कहा कि अब भी कोई जारियत होती है तो अफवाज पाकिस्तान उस जारियत का पहले से ज़्यादा शिद्दत के साथ मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। तो ईद कुर्बान के दिन आर्मी चीफ ने यह बड़ा ऐलान किया है। लेकिन नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ साहब ने और जनाब इसाक डार साहब ने उन्होंने अलग से कार्रवाई डाली है। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि जहां रवायती जंग में इंडिया को शिकस्त थी, तो पानी की जंग में भी इंडिया को शिकस्त से दोचार करेंगे। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने ईद कुर्बान के दिन ये दावा किया है कि फ़ैसला पीटीआई ने करना है, फ़ैसला तहरीक इंसाफ ने करना है कि एक शख्स की सियासत करनी है या फिर कौमी सियासत, पाकिस्तान की सियासत करनी है। और ख्वाजा आसिफ ने कहा कि तहरीक इंसाफ के कई लोग हमारे साथ राब्ते में हैं, तहरीक इंसाफ के लोग हमारे साथ राब्ते में रहते हैं। ये जो नाज़रीन ख्वाजा आसिफ साहब का स्टेटमेंट है कि तहरीक इंसाफ को फ़ैसला करना पड़ेगा कि एक शख्स की सियासत करनी है, अब वो एक शख्स कौन है, वो इमरान खान है या फिर कौमी सियासत करनी है या फिर पाकिस्तान की सियासत करनी है। तो ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफा के स्टेटमेंट में मैं ये स्मेल कर रहा हूँ कि इसमें माइनस इमरान खान की बात है। ख्वाजा आसिफ साहब के इस स्टेटमेंट से माइनस इमरान खान की बात गस्त आ रही है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि पीटीआई के लोग हमारे साथ राब्ते में भी हैं, और ये बात ख्वाजा आसिफ साहब की बिल्कुल दुरुस्त है। पीटीआई के अरकान जो पार्लिमान हैं, ख़ास तौर पे सेनेट और कौमी असम्बली के, उनमें कई हुकूमत के साथ रवाबत में रहते हैं, मुसलसल राब्तों में रहते हैं। बाकी जहाँ तक टलियाँ खड़कने की बात है, तो टलियाँ आज खड़की हैं, और टलियाँ खड़की इसी पाक भारत कशीदगी के मामले पे हैं। वज़ीर आज़म ने मिस्र के वज़ीर आज़म के साथ टेलीफोनिक पर रब्ता किया, नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने मिस्र के वज़ीर ख़ारजा के साथ रब्ता किया, मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म के साथ इसाक डार ने रब्ता किया, आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा के साथ रब्ता किया, मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा के साथ इसाक डार ने रब्ता किया, ईरान के वज़ीर ख़ारजा इराक़ची के साथ भी हमारे नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का रब्ता हुआ है। तो ये जो राब्ते किए जा रहे हैं और टलियाँ खड़की हैं ईद कुर्बान के पहले दिन, इन नाज़रीन टेलीफोनिक रवाबित को भी पाक भारत कशीदगी के तनाज़ुर में देखा जा रहा है कि ठीक है, फौरी तौर पे जो जंग बंदी है पाकिस्तान और इंडिया के माबैन हो चुकी है, लेकिन जो पानी का इशू है, उस पानी के इशू पे जैसे कि वज़ीर आज़म का स्टेटमेंट भी था कि इंडिया को बंदोबस्त हम कर रहे हैं पानी के इशू पे, और फिर ख्वाजा आसिफ साहब का स्टेटमेंट है कि पानी के मामले पर भी अब भारत को शिकस्त से दोचार करना है, नाकामी से दोचार करना है। तो ये जो इक़दामात उठाए जा रहे हैं इंटरनेशनली दोस्त ममालिक के साथ, बाअसर ममालिक के साथ जो राब्ते हो रहे हैं, तो ये इसी सिलसिले की एक कड़ी नज़र आती है कि सफ़ारती महाज पे जो कामयाबी पाकिस्तान ने हासिल की है, जंग के मैदान में तो कामयाबी हासिल की, लेकिन सफ़ारती महाज में जो ग्राफ पाकिस्तान का ऊपर गया है, इस मैदान को, इस डिप्लोमेटिक महाज जो है, इसको पाकिस्तान ने छोड़ना नहीं है, इसको मज़ीद आके लेके जाना है। और जैसे मैंने आपसे कुछ देर पहले कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी सरकार मुश्किल में पड़ गई है, मुश्किल से दो चार हो गई है, क्योंकि खित्ते में उनका असर और रसूख बड़ी तेज़ी के साथ कम हो रहा है। और बहुत कुछ, वो कहते हैं ना कि पुलों के नीचे से पानी बह जाना, तो बहुत सारा पानी पुलों के नीचे से बह भी चुका है। इंडिया में मोदी सरकार की साख पे, उनकी हुकूमत पे, उनके हुकूमती फ़ैसलों पे जो सवालात उठ रहे हैं, ये मोदी गवर्नमेंट, बीजेपी की गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा झटका भी है। और विद इन द पार्टी शायद कहीं ना कहीं तब्दीली की बात या तब्दीली की कोशिश का आगाज़ भी कर दिया गया है कि मोदी साहब की जगह पे कोई नया लाया जाए, किसी और नए चेहरे को मोदी साहब की जगह पे इंट्रोड्यूस करवाया जाए, जो वज़ीर आज़म के तौर पे, प्रधानमंत्री के तौर पे, एक नए चेहरे के तौर पे
इंडिया को भी रिप्रेजेंट करें और बीजेपी को भी रिप्रेजेंट करें, और ये जो बड़ी तेज़ी के साथ जो ग्राफ कम हो रहा है, बीजेपी की जो स्पेस कम हो रही है, इस सिलसिले को रोका जा सके। तो ये था नाज़रीन हमारा वीडियो लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।